तो फिल्म की शुरुआत होती है अंटार्कटिक ओशन से। सर्दियों के मौसम में एक बहुत बड़ा शिप जमी हुए समंदर के अंदर फंस चुका था। कैप्टन हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो इस जहाज को और अपने सभी के सभी पैसेंजर्स को सेफली इस इलाके से निकाल दे, लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ जिंदा रहना पॉसिबल नहीं रहा था तकरीबन। ऐसे ही बर्फानी तूफानी रात में इन्हें किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ उसकी मदद के लिए यहाँ पहुंचे तो उस आदमी ने कहा, प्लीज या तो मुझे यहाँ से ले जाओ या मुझे मार दो, मुझे तड़पने के लिए यहाँ मत छोड़ना। उसकी हालत पर रहम खाते हुए कैप्टन उसे अपनी शिप पर ले आता है। सभी उससे लड़ती हैं पर कोई जीत नहीं पाता। गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखते हुए एक सोल्जर एक ताकतवर मिनी रॉकेट जैसी एक गन से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उससे भी नहीं मरता, बस इस शिप से नीचे गिर जाता है। गुस्से में आकर ये मॉन्स्टर अब इनके शिप को जोर जोर से हिलाने लगा था, जिससे शिप के अंदर काफी तोड़ फोड़ हो रही थी और इन लोगों की जान खतरे में भी पड़ रही थी। देखते हुए ऊपर से कैप्टन उस मॉन्स्टर की पास वाली बर्फ पर कुछ जोरदार चीज मारते हैं, जिससे आसपास की बर्फ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उस ठंडे बर्फीले पानी में दफन हो जाता है। इन लोगों को लगा कि वो मॉन्स्टर अब मर गया होगा, पर ऐसा नहीं था। खैर, अब सुबह भी हो जाती है और कैप्टन उसी आदमी के पास आते हैं जिसकी रात उन्होंने मदद की थी, और वो पूछते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे कैसे पड़ा था। ये सवाल सुनते ही वो आदमी अपनी कहानी सुनाने लगता है और ऐसे सीन्स पास्ट में चले जाते हैं। हम उस आदमी विक्टर का बचपन देखते हैं, जिस टाइम वो 12 साल का था। विक्टर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा था और वो चाहते थे कि विक्टर भी एक साइंटिस्ट बने, एक बहुत अच्छा डॉक्टर बने। साथ ही साथ अपनी और अपने डैड की बहुत मेहनतों के बाद विक्टर साइंटिस्ट बन भी गया, और वो भी बहुत छोटी उम्र में। लेकिन उनकी साइंस का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जब विक्टर ने देखा कि वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया, वो अपने डैड पर गुस्सा हुआ कि क्या फायदा है इसने साइंस का, तो उसकी वजह से हम अपनी माँ को नहीं बचा पाए। उसके डैड उसे समझाते हैं कि किसी इंसान को जिंदा करना हमारे बस में नहीं है, और यहाँ से विक्टर की लाइफ का एक नया सफर शुरू हो जाता है। उसने ठान लिया था कि वो कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल कर रहेगा जिससे वो मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा कर सकेगा। कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई ऐसी टेक्निक ढूंढ ही लेगा जो उसके डैड को नहीं पता। सीन कट होकर हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेजेंट में हमें दिखाया गया था कि फ्रैंकेनस्टीन पानी से सही सलामत निकल आया था और अपना बदला लेने के लिए अब वो शिप के अंदर भी चला गया था, और उसने शिप के कुछ हिस्सों में आग लगाना भी शुरू कर दी थी। अब कैप्टन खुद फ्रैंकेनस्टीन के सामने जाता है और उससे पूछता है, क्या विक्टर ने कही यानी तुम्हारे डैड ने जो कहानी सुनाई है वो सच है? क्या तुम वाकई में इतने खतरनाक हो कि इंसानों को मार देते हो? फ्रैंकेनस्टीन कहता है, नहीं, वो आधी सच्चाई है। मैंने किसी इंसान को कभी नहीं मारा। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि मुझे विक्टर पर गुस्सा है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ उस चीज का जो उसने मेरे साथ किया। उसने मुझे जलते हुए महल में छोड़ दिया था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और बेसमेंट के रास्ते से होता हुआ मैं बाहर निकला। वो रास्ता जंगलों में निकलता था। मैं जंगलों में कई सालों तक भटकता रहा। वो कहता है कि विक्टर ने तो कभी इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि मैं एक बच्चा था दिमागी तौर पर। मैं उस दुनिया में कैसे जीता? मैं मुश्किलें सही, जानवर तक मुझे देखकर डरकर भाग जाया करते थे। मैं बहुत अकेला था। जंगल में कुछ शिकारी मुझे देखते तो फौरन मुझ पर हमला करने लग जाते, क्योंकि वो मुझे शैतान समझते और मानते थे। ऐसे ही एक और मर्तबा कुछ शिकारी उसे देखते हैं जिनसे बचकर वो भाग नहीं पाता, और शिकारी उसे गोलियां मार देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से भागता हुआ एक घर के पास आता है और उसमें छुप जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सारे के सारे ही जख्म भर चुके थे। फ्रैंकेनस्टीन हैरानी से सब कुछ बता रहा था। वो कहता है, मैंने फिर उस घर में देखा, उस घर में काफी सारे लोग रहते थे। प्यार से मुझे भी एहसास हुआ कि मेरी भी ऐसी ही एक फैमिली होनी चाहिए, ऐसे ही लोग होने चाहिए जिनके साथ मैं बात कर सकूं। फ्रैंकेनस्टीन देखता था कि किस तरह फैमिली के लोग अपने अपने कामों पे जाते हैं और घर की जरूरतें पूरी करते हैं। उसने भी लोगों की मदद करने के लिए घर की जरूरतें पूरी की। तो ग्रैंडपा ये कहकर टाल देते हैं कि हो सकता है कि गॉड हमारी मदद कर रही हो। खैर, कुछ अरसा गुजरता है और ये फैमिली घर छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लेती है, पर इनके ग्रैंडपा यहीं रह जाते हैं। पता चलता है कि ग्रैंडपा देख नहीं सकते थे, लेकिन वो सुन जरूर सकते थे, और वो हमेशा से ये बात जानते थे कि फ्रैंकेनस्टीन उनके घर रह रहा है। फ्रैंकेनस्टीन उन्हें एक इंसान ही समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि हमेशा से फ्रैंकेनस्टीन ही उनकी मदद किया करता था। उनकी फैमिली के जाने के बाद फ्रैंकेनस्टीन उनके सामने आ जाते हैं और ग्रैंडपा उन्हें एक फैमिली मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो जितना अरसा फ्रैंकेनस्टीन के साथ रहते हैं, फ्रैंकेनस्टीन को इंसानों की तरह जीना सिखाते हैं, उसे पढ़ना सिखाते हैं और इंसानों वाले सभी काम करना सिखाते हैं। एक दिन फ्रैंकेनस्टीन सब कुछ सीख जाता है और ग्रैंडपा उससे बात कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो? फ्रैंकेनस्टीन ये सवाल सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था।
ग्रैंडपा उससे समझाते हैं, तुम्हें कुछ तो याद होगा ना कि तुम आखिरी बार कहाँ पर थे। फ्रैंकेनस्टीन कहता है, हाँ, जहाँ से मैं आया था मुझे वो जगह याद है, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। ग्रैंडपा उससे समझाते हैं, तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में पता चलेगा। उनकी बात मानते हुए फ्रैंकेनस्टीन उसी लैब के पास आ जाता है जहाँ पर विक्टर ने उसे बनाया था। यहाँ पर उसे विक्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है और ये जानकर हैरानी होती है कि वो पैदा नहीं हुआ था बल्कि बनाया गया था। और उसे यहीं से विक्टर का एड्रेस पर मिलता है और वो सोच लेता है कि वो विक्टर के पास जाएगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसी जैसा एक और क्रिएचर बना दे जिसके साथ वो इस दुनिया में रह सके, सरवाइव कर सके। अपने बारे में जानने के बाद वो फौरन ही ग्रैंडपा के पास जाता है उन्हें ये खुशखबरी सुनाने के लिए। उन्हें बताता है कि मैंने अपनी लाइफ के बारे में जान लिया है। अब वो ग्रैंडपा के साथ ही रहता है और ग्रैंडपा उसे विधियम सिखाते हैं, वो सभी चीजें उसे सिखाते हैं। जब ग्रैंडपा उसे सारा कुछ सिखा देते हैं तो विधियम ये सोचकर कि वो कहीं और गलत लोगों के हाथों में ना चला जाए, वो सोचते हैं कि ग्रैंडपा उसे फिजिक्स पढ़ा देंगे। अब जब ग्रैंडपा फिजिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि फ्रैंकेनस्टीन उनसे ज्यादा अच्छे से फिजिक्स जान लेता है। ये देखकर उसके दिल में एक डर जागता है, अगर फ्रैंकेनस्टीन इतना समझदार है तो वो एक ना एक दिन ये भी जान जाएगा कि मैं इस प्रकृति के साथ खेल रहा हूँ। ग्रैंडपा और फ्रैंकेनस्टीन के रहने के साथ ही कुछ और शिकारी भी वहां पर आ जाते हैं। उन्हें लगा था कि वो मर गया है, पर वो सिर्फ बेहोश हुआ था। अगले दिन उसे दोबारा होश आ गया, लेकिन अब ग्रैंडपा भी उसके वहां नहीं रहे थे। उनके बच्चे उन्हें यहाँ से ले गए थे। फ्रैंकेनस्टाइन अब जानता था कि उसे क्या करना है। उसे विक्टर के पास जाना था। विक्टर का एड्रेस उसे पहले ही मिल गया था। सफर तय करते हुए जब वो विक्टर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि विक्टर और उसका भाई विलियम पार्टी कर रहे थे। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया कि वो इस दर्द में जिंदगी गुजार रहा है और विक्टर अय्याशी की जिंदगी जी रहा है। इस गुस्से में वो विक्टर पर हमला करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्टर भी उससे कहता है, मैं यही चाहता हूं कि तुम मुझे मार दो। मुझे अफसोस है अपने पर कि मैंने तुम जैसी भयानक क्रिएचर को बनाया। मैं तो उस दिन से पछता रहा हूं जिस दिन से मैंने तुम जैसी। पर विक्टर उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर गोली से हमला करने ही वाला होता है, पर एलिजाबेथ फ्रैंकेनस्टीन के सामने आ जाती है और फ्रैंकेनस्टीन की गोली अपने ऊपर खा लेती है। फ्रैंकेनस्टीन एक मर्तबा दोबारा टूट गया था। अब विलियम अपनी भाभी की मौत का जिम्मेदार समझता है विक्टर को और वो उसे अपने घर से निकाल देता है। विक्टर अब फ्रैंकेनस्टीन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। काफी सालों तक विक्टर भी फ्रैंकेनस्टीन का पीछा करता रहा, कई ऐसी चीजें लेकर जिससे वो फ्रैंकेनस्टीन को मार सकता था। एक दिन फ्रैंकेनस्टीन खुद जाता है, आखिर क्या है तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए? लाओ मुझे दो, मैं खुद अपने आप को मारूंगा, लेकिन अगर मैं ना मरा तो मैं तुम्हें मार दूंगा।